अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ठीक है। जी, तो आप सब एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आजकल आप लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो या नाइट ड्रीमिंग कर रहे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, डे ड्रीमिंग भी हो रही है और नाइट ड्रीमिंग भी हो रही है, ठीक है। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए, छोटे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हमेशा बड़े ख्वाब देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए फिर हमें स्ट्रगल भी करनी चाहिए। हम अल्लाह ताला से जो है वो सिर्फ अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे होते हैं, पर हमें अल्लाह ताला से अल्लाह की
अल्लाह की हैसियत के मुताबिक मांगना चाहिए। अल्लाह जो है बड़ा रहमान है, तो उससे जो है ज्यादा ही मांगना चाहिए। तो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, उससे पहले आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट ना हो जाए। अच्छा चलो, थोड़ा सा टेस्ट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट करते हैं। हाँ जी, तो एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और थोड़ा सा पढ़ने के बाद होगा एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ जी, तो एसिड क्या करता है? हमने बात की थी कि जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देती है। तो एसिड क्या करता है? जी याद है आपको एसिड क्या करता है? हमने ये मैकेनिज्म देखा था कि एसिड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ डेवलप कर लेता है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये एसिड जो है ये कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज करता है। तो कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा वो भी इस पे आसानी से अटैक कर लेगा। तो इसमें पहला रिएक्शन है हमारे पास पॉलीमेराइजेशन। हाँ जी, पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि ये मोनोमर्स मिलेंगे और एक पॉलीमर बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम तीन मोनोमर्स ले रहे हैं। तो पहले हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड की। तो हम तीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के, HCHO। अब बेसिकली इसमें क्या है हमारे पास, CH2O है। तो तीन CH2 है, तीन O है। और चूंकि ये एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमारे पास एसिड है जी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या है, तीन CH2 हैं और तीन O हैं। तो ये रिंग की फॉर्म में आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे। O, फिर CH2, फिर O, फिर CH2, फिर O, फिर CH2, और ये फिर O। तो ये तीन तीन मोनोमर्स आपस में मिले, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ट्राइमर। और इसका नाम है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नेम है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह हम अगर एसिटल्डिहाइड को पॉलीमराइज करवाएं तो उसमें भी हम तीन एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे, CH3CHO। तो हमारे पास तीन CH3 हैं और तीन O है। तो इनको हमने पॉलीमराइज करवाना है। तो तीन हम लेंगे, एक आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, फिर आ गया हमारे पास CH3, फिर हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, फिर CH3, फिर आ गया ऑक्सीजन, फिर CH,
CH3, और फिर ये ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास बन गया पैरेल्डिहाइड। और इसमें भी 3 मोनोमर्स हैं, तो ये भी ट्राइमर है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स जो हैं इनकी पॉलीमराइजेशन जो है वो पॉसिबल है, कीटोन्स की पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड्स के केस में है। नेक्स्ट रिएक्शंस है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एमाइन है, NH2 ग्रुप अमोनिया है, इसके साथ G लगा हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि ये G कुछ भी हो सकता है। अब ये G क्या हो सकता है? ये G जो है ये OH भी हो सकता है, G NH2 भी हो सकता है, G हमारे पास NHC6H5 भी हो सकता है। इसी तरह G हमारे पास NHC6H3NO2 ट्वाइस भी हो सकता है। तो G की जगह हम वैलिस पुट करके देखते हैं और हमारे पास ये कंपाउंड बनेंगे। तो अगर मैं NH2 के साथ G की जगह लगा दूं OH, तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा? अगर हम NH2 के साथ OH लगा दें तो हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोक्सिलेमाइन। अगर हम G की जगह ये NH2 लगा दें, तो जब दो NH2 आपस में मिल जाएं तो ये कंपाउंड आपने सुना होगा, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। इसी तरह अगर हम G की जगह NHC6H5 लगा दें, तो C6H5 ये होता है फिनाइल और ये है हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। और फिर हमारे पास अगर हम ये NHC6H3NO2 लगा दें, NH2NHC6H3NO2, तो ये बेसिकली 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन 2,4 DNPH। तो ये हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो इनके साथ हमने रिएक्ट करवाना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। तो पहले हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। ठीक है, हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, NH2OH। अब होना क्या है इन तमाम रिएक्शंस में यहां कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन निकलेगा और यहां NH2 का H2 निकलेगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास कंपाउंड बच जाएगा वो लिख देना है आपने। तो C के साथ एक H है और CH3 है, फिर डबल बॉन्ड NOH। तो इन तमाम रिएक्शंस में अमोनिया डेरिवेटिव्स में कार्बोनाइल ग्रुप से ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, H2 निकलेगा। तो ये बन जाएगा वाटर, और फिर कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो चूंकि ये था हमारे पास एथेनल, तो इसको हम कहेंगे एथेनल ऑक्साइम। ये हमारे पास ऑक्साइम बना है, दिस इज एथेनल ऑक्साइम। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे अगर हम, तो वो ऑक्साइम्स बनेंगे। इसी तरह अगर हम हाइड्राजीन के साथ मिलाएं किसी भी एल्डिहाइड को, मतलब या कीटोन को, तो CH3COO, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्राजीन के साथ। तो अगेन क्या होगा, यहां पर यहां से O निकलेगा, यहां से H2 निकलेगा, ये बन जाएगा वाटर। और साथ हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH2 और साथ CH3 एंड CH3। तो ये बनता है हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से ये बनता है हाइड्राजोन। और ये चूंकि बना हुआ है एसीटोन से, तो ये एसीटोन हाइड्राजोन है।
इसी तरह हम इसको रिएक्ट करवा सकते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। जी, हमारे पास कीटोन है, एसीटोन है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाँ जी, ये हमारे पास हाइड्राजीन है और फिनाइल ग्रुप के ऊपर लगा हुआ है हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रो। एक 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है और एक 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, और ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये इसके साथ मिलेगा तो अगेन क्या होगा, यहां से निकलेगा H2, यहां से निकलेगा ऑक्सीजन, ये बन जाएगा वाटर, वाटर निकल जाएगा। तो पीछे हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NNH, और आगे रिंग है, उसके ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन्स हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसका येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारे पास, येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है ये हमारे पास। और इसके साथ दोनों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों जो रिएजेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। येलो ऑरेंज कलर्ड ये हमारे पास कंपाउंड बनता है। ये बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और फिर दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। अच्छा, बेसिकली अब इसमें हो क्या रहा था, अगर हम इसका जनरल जो है वो देखें मैकेनिज्म, तो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बोनाइल ग्रुप है, इस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। और दूसरा हमारे पास था अमोनिया डेरिवेटिव यानी कि NH2G था। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और कार्बन के साथ एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड कम कर देगा। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और चूंकि नाइट्रोजन ने एक और बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ने एक और बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव ये हाइड्रोजन आइन ले लेगा, जब ये हाइड्रोजन आइन ले लेगा तो ये हो जाएगा OH, और नाइट्रोजन वापस अपनी स्टेट पे आ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक G है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन से निकलेगा H और कार्बन से निकलेगा OH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास C डबल बॉन्ड NG बन जाएगा, और यही हमारा कंपाउंड बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जनरल मैकेनिज्म है। तो बेसिकली नाइट्रोजन से ही दो हाइड्रोजन निकले हैं, नाइट्रोजन से ही दो हाइड्रोजन निकले हैं, लेकिन ये एक हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के पास चला गया था, तो कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा बेटा, 1 मिनट, यहाँ पर अजान अजान हो रही है, जरा 1 मिनट ब्रेक।
अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो पहला रिएक्शन हमारे पास पॉलीमराइजेशन था। दूसरा रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स था। और थर्ड रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो ये भी एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये अल्कोहल वाला जो रिएक्शन है ये सिर्फ एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो करेंगे, कीटोन्स जो हैं ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड्स जो हैं इनमें हम अल्कोहल ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम एसिटल्डिहाइड के अंदर अल्कोहल ऐड करने लगे और अल्कोहल के हमने दो मॉलिक्यूल ले हैं। लेट से हमारे पास है जी एथानॉल 2C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। अब यहां से यहां पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। तो यहां से आपने दो हाइड्रोजन लेने हैं और एक ऑक्सीजन ले लेना है, वो बन गया वाटर। वाटर निकल गया। पीछे हमारे पास क्या बच गया? एक बच गया C2H5 और एक बच गया OC2H5। जब हमने इसमें से वाटर निकाल दिया था तो एक रह गया था C2H5 और एक रह गया था OC2H5। अब जो OC2H5 है ना वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस कार्बन पे अटैक करेगा OC2H5 और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसके साथ लग जाएगा C2H5। तो बेसिकली दो OC2H5 लग गए। तो ये हमारे पास 1 2 ये दो कार्बन वाली इथेन है और 1 पे दो इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका नाम है 1 डाई इथॉक्सी इथेन। 1 डाई इथॉक्सी इथेन। और इसको कॉमनली हम कहते हैं एसिटल। इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? एसिटल। 1 डाई इथॉक्सी इथेन। अच्छा, ये रिएक्शन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने याद रखना है, अगर आपने एल्डिहाइड्स को प्रोटेक्ट करना है, दिस रिएक्शन प्रोटेक्ट्स एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर आप चाह रहे हो कि कोई एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन ना करे तो फिर आप ये रिएक्शन करवा के उसको प्रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना ये रिवर्सिबल होता है। आप इसको दोबारा वापस, अगर आपको दोबारा एल्डिहाइड चाहिए आप दोबारा से उसको चेंज कर लो। मतलब आपके पास ये था जी एसिटल 1 डाई इथॉक्सी इथेन। आप इसमें दोबारा वाटर ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फिर से इसको एल्डिहाइड में चेंज कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर आपने एल्डिहाइड्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो फिर आप उसमें अल्कोहल ऐड करके उसको डाइथॉक्सी इथेन की फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये थे जी रिएक्शंस, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस खत्म हो गए हैं, अब हम बात करने लगे हैं रिडक्शन रिएक्शंस की। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल को रिड्यूस करेंगे, सॉरी कीटोन्स को रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। जी हमें पता है ना, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनती हैं और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनती हैं। तो अगर आप इनमें इनकी रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। नहीं, ये कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। कीटोन्स अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। तो पहला रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो NaBH4 इस्तेमाल करते हैं हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड।
तो अगर हमारे पास ये है जी फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड की हम कर रहे हैं रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाएगा, तो ये बन जाएगी मेथनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल मेथनॉल। अगर हमारे पास कीटोन है तो उसकी रिडक्शन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारे पास है जी कीटोन CH3COCH3। तो कीटोन की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक कार्बन जाएगी इसके पास, सॉरी एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा OH और ये CH3 और ये CH3। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज 2 प्रोपेनॉल। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनकी रिडक्शन के लिए हम निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम कैटालिटिक रिडक्शन कहेंगे। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होगा, सेम रिएक्शन यही होगा, बस हम कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल करेंगे, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। रिएक्शन यही होगा और उसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे। तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे और कैटलिस्ट प्लैटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है या निकल होगा, और ये मेथनॉल में चेंज हो जाएगा। रिएक्शन उसी तरह ही है, बस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है और कैटलिस्ट जो है वो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। जी जी, अगर आपने एल्केन्स बनाना है, कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर आपने एल्केन्स बनाना है, तो फिर उसके लिए आपको रिएजेंट डिफरेंट लेने पड़ेंगे। तो उसमें क्लेमेंसन और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में आपने कौन से रिएजेंट्स इस्तेमाल किए थे, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एक में आप इस्तेमाल कर रहे थे जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और एक में आप इस्तेमाल करते हो N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर हम कंप्लीट रिडक्शन कर दें तो उससे एल्केन्स बन जाता है। तो वो हमारे पास रिएक्शन था क्लेमेंसन एंड वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो उसमें हमारे पास जी ये पार्शियल रिडक्शन है, ये वाली जो रिडक्शन है ये पार्शियल रिडक्शन है। तो उसमें हमारे पास रिएजेंट्स डिफरेंट थे, एक में हम N2H4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं और दूसरे में हम जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम अगर कीटोन की रिडक्शन करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, तो अगेन सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, और इसमें हमारे पास HOH। तो इस तरह हम रिडक्शन कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से, या कैटालिटिक रिडक्शन होगी तो कैटलिस्ट हमारे पास निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम होंगे। अब हम इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे। इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, अगर हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ जी, अब इनके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन करने लगे हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। अगर आप एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इनकी तो ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। इनकी ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। तो इनके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो हमारे पास है जी एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड की हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये चेंज हो जाएगा किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। यहां पर अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एल्डिहाइड्स की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो इससे जो एसिड बनेगा उसमें और एल्डिहाइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। जो एसिड बन रहा है और जो एल्डिहाइड हमने इस्तेमाल की है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की बात करें तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती। कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन है इसकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगी, और इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, तो इनमें हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल नहीं करते, जबकि उनके लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एल्डिहाइड्स में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारे पास टॉलेंस रीएजेंट आ जाता है, फैलिंग्स सोल्यूशन आ जाता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करवा सकते हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करवा सकते हो। लेकिन कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से होगी। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास यही हैं, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, या पोटेशियम पर मैंगनेट। एक तो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास इस्तेमाल होंगे। और इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अच्छा जी, अब यहां पर एक रूल है हमारे पास, अभी हम देखते हैं। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन है, कौन सी कीटोन है? सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन किसको कहेंगे? कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगे हों, वो हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन है। जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो वो सिमेट्रिकल कीटोन है। तो जब आप सिमेट्रिकल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो वो बहुत ही आसान है, वो मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए हमने 3 एटॉमिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करने हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, बनना इनसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, इनकी ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। अच्छा, ये सिमेट्रिकल कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भी एक कार्बन है और इस तरफ भी एक कार्बन है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। ये दोनों बॉन्ड सेम बॉन्ड हैं, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी बॉन्ड ब्रेक कर दो। लेट से अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो फिर ये एसिड बन जाएगा मेरे पास, एक मेरे पास ये 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, और एक मेरे पास ये 1 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो एक बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कीटोन में आप जो मर्जी बॉन्ड ब्रेक कर दो, प्रोडक्ट्स हमेशा एक ही तरह के बनेंगे। तो एक बन जाएगा हमारे पास 2 कार्बन वाला एसिड और एक बन जाएगा 1 कार्बन वाला एसिड। अच्छा, अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला, तब भी ये 2 कार्बन वाला एसिड बन जाना था और ये 1 कार्बन वाला एसिड बन जाना था।
तो सिमेट्रिकल कीटोन में कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? हमारे पास 3 कार्बन है। और जो एसिड्स बन रहे हैं, एक एसिड में 2 कार्बन है और एक एसिड में 1 कार्बन है। इसका मतलब कीटोन्स के केस में जो एसिड बनेगा उनमें कार्बन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से कम होगा, लेकिन एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था। एल्डिहाइड में स्टार्टिंग में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने कार्बन वाला एसिड बन रहा था। अब हमारे पास, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अब यहां पर एक रूल अप्लाई होगा। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो फिर हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन से मुराद है, लेट से मेरे पास एक तरफ जो है वो 1 कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 2 कार्बन है। अब यहां पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, मैं इसको 2 बार लिख रहा हूं। मैंने इसको 2 बार लिखा है। अब ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो फिर एक तरफ 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा और एक तरफ 1 कार्बन वाला एसिड बनेगा। और अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो एक तरफ 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा और एक तरफ 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। यानी कि हमारे पास यानी कि हमारे पास दो दो एसिडिक एसिड बन जाएंगे। तो यहां पर अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब ये देखो, यहां पर इस तरफ हमारे पास, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? उस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब जब हम इसमें 3 एटॉमिक ऑक्सीजन देंगे तो हमारे पास 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। और अगर हम उस रूल को फॉलो ना करते तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड बनना था। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है आपने? कार्बोनाइल ग्रुप का उस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास थे जी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि आपने दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है। जी, हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और रीएजेंट्स। और इधर मैं लिख रहा हूं एल्डिहाइड्स और इधर मैं लिख रहा हूं कीटोन्स। ठीक है जी, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इनकी रिडक्शन करवाएं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगी और कीटोन्स की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे with same number of carbon atoms as in aldehyde। जितना एल्डिहाइड में कार्बन नंबर होगा उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा।
लेकिन कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, लेकिन इनमें जो कार्बन का नंबर है वो कीटोन से कम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड containing smaller number of carbon atoms. रिएक्शन विद टॉलेंस रीएजेंट नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। टॉलेंस रीएजेंट या टॉलेंस रिएक्शन विद टॉलेंस रीएजेंट। अच्छा, टॉलेंस रीएजेंट होता कौन सा है हमारे पास? इसमें बेसिकली इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टॉलेंस रीएजेंट को हम क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं, तो एल्डिहाइड्स के केस में सिल्वर मिरर बन जाता है। इनसाइड ट्यूब के अंदर वाली साइड पे सिल्वर मिरर बन जाता है, जबकि कीटोन्स जो हैं सिल्वर मिरर टेस्ट शो नहीं करते। कीटोन्स सिल्वर मिरर नहीं बनाते। नेक्स्ट है हमारे पास फैलिंग सोल्यूशन। जी, फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? फैलिंग सोल्यूशन हम कहते हैं क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स को। क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये सिर्फ एल्डिहाइड शो करता है और कीटोन्स ये शो नहीं करते, तो इसमें हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। एल्डिहाइड्स के केस में क्या बनते हैं? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते। फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? ये होता है क्यूप्रिक सिटरेट कॉम्प्लेक्स। वो होता है क्यूप्रिक टार्टरेट और ये होता है क्यूप्रिक सिटरेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, और कीटोन्स ये टेस्ट शो नहीं करते। फिर हमारे पास हमने पॉलीमराइजेशन की बात की थी। तो पॉलीमराइजेशन जो है, ये एल्डिहाइड्स जो है ये पॉलीमराइज हो सकते हैं, पॉलीमराइज रेडिली। जैसे कि हमने पढ़ा था एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, हमने पढ़ा है कि फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज होके मेटा फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है और एसिटाल्डिहाइड पॉलीमराइज होके पेराल्डिहाइड बना रहा है, जबकि ये पॉलीमराइज नहीं होते, डोंट पॉलीमराइज। फिर है रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विथ अल्कोहल, तो कौन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड्स। सिर्फ एल्डिहाइड्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिटल बनाती हैं। तो ये एसिटल फॉर्मेशन करती हैं कौन? एल्डिहाइड्स, जबकि कीटोन्स रिएक्ट नहीं करती हैं अल्कोहल के साथ। फिर है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
तो ये एल्डिहाइड्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट करके वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर कलरेशन आती है इसमें, वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलरेशन होती है। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं? सिल्वर मिरर, फैलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, ठीक है, ये सिर्फ शो करते हैं एल्डिहाइड्स। और जो सिर्फ कीटोन्स शो करता है वो कौन सा है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अच्छा, कोई ऐसा टेस्ट है जो दोनों शो करते हैं? कोई ऐसा टेस्ट है जो दोनों शो करते हैं? तो अभी हमने बात की थी कि अगर हम इनको रिएक्ट करवाएं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों जो टेस्ट शो करते हैं वो कौन सा है? 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। 2,4-DNPH। तो इनके केस में येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। इसी तरह एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड और कीटोन्स में स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करते हैं। अच्छा, ये कौन से रिएक्शंस हैं ये जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सिल्वर मिरर, टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये रिएक्शंस कौन से हैं? तो ये आपने याद रखना है, ये जो हमने पढ़े हैं ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस टेस्ट, ये सारे हमारे पास जो हैं इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इसमें एक तो ऑक्सीडेशन, एक की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की रिडक्शन होती है। अच्छा जी, अब आप लोगों से क्वेश्चन है। Canizaro's reaction is not given by HCHO, C6H5CHO, CCH3 3CHO, और डेल्टा है CH32CO। कैनिजेरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इनमें से कौन जो है वो कैनिजेरोस रिएक्शन शो नहीं करता? रिडक्शन, बेसिकली एल्डिहाइड उनको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है।
तो कैनिज़ेरोस रिएक्शन कौन शो करते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो आपने देखना है इनमें से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ेरोस रिएक्शन शो करता है। इसमें इसके पास भी बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसके केस में भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जबकि ये जो हमारे पास है ना कीटोन, कीटोन में हमारे पास ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो है कैनिज़ेरोस रिएक्शन शो नहीं करेगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन शो नहीं करेगा। Which pair of compounds cannot be distinguished by means of tolerance test? HCHO and CH3COCH3, HCHO and CH3CHO, CH3CHO and CH3COCH3। डेल्टा है C6H5COCH3 and C6H5CHO. Which pair of compounds cannot be distinguished by means of tolerance test? टॉलेंस टेस्ट की मदद से हम इनमें से किसके दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो इनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इनके दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इनके दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोनों एल्डिहाइड के दरमियान हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अच्छा, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। तो अगर आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो आप इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हाँ जी, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करता। नेक्स्ट है मिथाइल कीटोन्स आर यूजली कैरेक्टराइज्ड बाय मिथाइल कीटोन्स आर यूजली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शंस है टॉलेंस टेस्ट,
आयोडोफॉर्म टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। मिथाइल कीटोन्स आर यूजुअली करेक्टराइज्ड बाय, मिथाइल कीटोन्स को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं यूजुअली? हाँ जी, मीथाइल कीटोन्स जो हैं ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। तो कीटोन्स और मीथाइल कीटोन्स में अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। बेंजल्डिहाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड विल नॉट गिव which of the following reaction? ऑप्शंस है आयोडोफॉर्म, सिल्वर मिरर, कैनिजेरोस, डेल्टा है 2,4-DNPH। जी, बेंजल्डिहाइड विल नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? हाँ जी, तो बेंजल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर भी देगा क्योंकि एल्डिहाइड है, कैनिजेरोस रिएक्शन भी देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2,4-DNPH भी देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड which give both haloform and tolerance test is methanol, मिथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड, नहीं, एथेनॉल और प्रोपेनॉन। A compound which gives both haloform and tolerance test is
हाँ जी बेटा। हाँ जी। मेथनॉल जो है ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट तो देता है, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जी बताता हूं मैं। तो ये टॉलेंस टेस्ट तो देगा, लेकिन आयोडोफॉर्म नहीं देगा। मिथाइल कीटोन्स जो हैं ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस तो देगा। ठीक है, ये हेलोफॉर्म देगा। एथेनॉल जो है ये दोनों टेस्ट शो करेगा। एसिटल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट भी देगा क्योंकि एल्डिहाइड है, और हेलोफॉर्म भी है। प्रोपेनॉन जो है ये सिर्फ हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है। सो द राइट आंसर इज एथेनॉल। एथेनॉल एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट भी शो करेगा और टॉलेंस टेस्ट भी। हाँ जी, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? नाम से जाहिर है वो शुगर्स जो दूसरे को रिड्यूस करती हैं, यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, दूसरे को रिड्यूस करती हैं और खुद ऑक्सीडाइज होती हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो ग्लूकोज होती है, आपको पता है ना, ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज में क्या होता है आपके पास? एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना ग्लूकोज के अंदर। एच ओ एच, एच ओ एच। सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ओ एच जो है वो लेफ्ट साइड पर होती है, बाकी तमाम में ओ एच राइट साइड पर होता है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसको जब हम बेनेडिक्ट्स के साथ रिएक्ट करवाएं या फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो चूंकि इसमें एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो ये उस बेनेडिक्ट सोल्यूशन को या फैलिंग सोल्यूशन को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। और ये खुद ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। खुद ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये उस सॉल्यूशन को कर देगा रिड्यूस। दैट्स वाई इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जितनी आप कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे, उतनी रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होती जाएगी। तो आपने पढ़ा है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। तो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करती हैं। बहुत सिंपल है। हाँ जी बच्चों, एसिटल्डिहाइड can react with electrophiles only, nucleophiles only, electrophiles and nucleophiles, free radicals only। जी, हम इसी वजह से इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं।
तो हमने जो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करनी है वो अपनी मर्जी से नहीं करनी, हम उसमें 3 एटॉमिक ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उससे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाना हमने। वो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। हाँ जी, एसिटाल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल से, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल से, या न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों से? CH3C डबल बॉन्ड OH। तो अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। और चूंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। बस ये लेक्चर खत्म होने लगा है और ये यूनिट कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है। बस मैं ये एंडिंग कर रहा हूँ, ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी बच्चों, इसका करेक्ट नेम क्या है? करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज? जी, तो इसका नेम है, 1 पे लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल, और 2 पे लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, तो 4 कार्बन वाली ब्यूटानॉन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटानॉन। राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है बच्चों, ये था जी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसके साथ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद आपका ये सिलेबस एंड हो जाएगा। ये जो 2,4-DNPH है ना, वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। नहीं नहीं, वो सिर्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। 2,4-DNPH वाला जो रिएक्शन है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। और जो बायसल्फाइड वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सोडियम बायसल्फाइड वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है,
2,4-DNPH वाला जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं कहते। रिडॉक्स वाले ये हैं टॉलेंस, सिल्वर मिरर, जो टॉलेंस सिल्वर मिरर एक ही है, बेनेडिक्ट्स, फैलिंग, ठीक है। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला। जी जी, जो जो टेस्ट होगा, टेस्ट की डिस्कशंस जो हैं वो लाइव होंगी। जो आपके टेस्ट सेशन होगा उसमें जो टेस्ट की डिस्कशन है वो लाइव होगी। अभी जो आप यूनिट पढ़ रहे हो ना, इसको साथ साथ याद कर लो। फिर दोबारा से जब टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा तो फिर आपने हर यूनिट को फिर ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है ना उसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। अभी आप ये छोड़ दो कि आपके ये सेकेंड ईयर के यूनिट्स रह गए हैं या अभी आपने रिवाइज नहीं किया, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको डेली के डेली आप याद कर लो। फिर जब टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आप फिर दोबारा से जो है ना हर यूनिट को फिर आपने स्किप नहीं करना, फिर आपने किसी भी यूनिट को स्किप नहीं करना, फिर आपने हर यूनिट को साथ लेके चलना है। तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करनी है, मोराल हाई रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और सबसे पहली बात कि अल्लाह पे बिलीव रखना है। अल्लाह पे ईमान होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो करेगा बेहतर करेगा। तो मेहनत आपने करनी है, बाकी उसका फल जो है वो अल्लाह देगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज।